हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास में उन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों चर्चा में रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज जो 4 टॉपिक है हमारे पास, इसमें पहला टॉपिक है तदर्थ न्यायाधीश यानी एडॉक जजेस। एडॉक जजेस इसलिए अभी चर्चा में है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है कि जो सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर्ड जज हैं उनको एडॉक जज के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। तो हम देखेंगे कि इस फैसले के क्या निहितार्थ हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एडॉक जज के क्या संविधान में प्रावधान है और क्या क्या उसका जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है वो भी देखेंगे। और उसके साथ ही हमारा जो दूसरा जो टॉपिक है समुद्री हीट वेव यानी मरीन हीट वेव्स। मरीन हीट वेव्स का मतलब कि ये क्यों चर्चा में, ये भी देखेंगे। और मरीन हीट वेव आता है तो उसका क्या प्रभाव होता है वो भी देखेंगे। इसका पारिस्थितिकी तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देखेंगे। और इससे संबंधित हम एक जो है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर पीटी ओरिएंटेड हम एक क्वेश्चंस भी करेंगे। इसी प्रकार हमारा तीसरा जो टॉपिक है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस जो है एक पशु जनित रोग है, पशुओं में होने वाला रोग है। तो हम देखेंगे कि ये पशु में होने वाला रोग क्यों होता है और इसका क्या कारण है और इसका समाधान क्या है। ठीक है। उसी प्रकार पनामा नहर अभी चर्चा में है। ठीक है, देखेंगे कि पनामा नहर क्यों चर्चा में है और पनामा नहर की अवस्थिति देखेंगे और ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। साथ साथ इसका जो है वैश्विक व्यापार में क्या भागीदारी है, क्या महत्व है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक जो है हमारा, जैसा कि मैंने बताया शुरू में ही, कि तदर्थ न्यायाधीश यानी एडॉक जजेस। एडॉक जजेस इसमें चर्चा में है क्यों, देख लेते हैं। उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, जैसा कि ये सर्वविदित है, न्यूज में भी ये चीजें रहती है कि भारत में बहुत सारा केसेस जो है पेंडिंग है, बहुत सारे केसेस जो है मतलब लंबित है, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, वर्षों से लंबित है। हाई कोर्ट में भी लंबित है, लोकल जुडिशियरी में भी लंबित है, और साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। तो इन सारी चीजों में लंबित होने के कारण यह होता है कि उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है, उसके कई कारक है। तो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि जो रिटायर्ड जज हैं उनको एडॉक जजों के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए, और हमारे संविधान में भी ये प्रावधान है। फिलहाल हम देखते हैं कि इसमें लंबित मामले कितने हैं। ठीक है, लंबित मामले जो है वर्ष 2023-24 तक भारत के विभिन्न न्यायालयों में 51 मिलियन यानी 5.1 करोड़ से अधिक लंबित मामले हैं। अब ये संख्या कितनी बड़ी है आप समझ सकते हैं। 5 करोड़ मतलब 5 करोड़ से अधिक जो है केस जो है पेंडिंग है, जिसमें जिला और उच्च न्यायालय दोनों शामिल हैं। इस लंबित मामले में 1,69,000 से अधिक ऐसे मामले शामिल हैं जो 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि कोई केस अगर 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित है तो उसमें कितना धन खर्च होता है, जो केस में इन्वॉल्व पर्सन होता है उसकी कितनी आर्थिक क्षति होती है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इसका सामाजिक प्रभाव भी ये है। उसी प्रकार अधिकांश मामले 87% या 4.5 करोड़ जिला न्यायालयों में है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं उसमें ये मामले ज्यादा पेंडिंग है। ठीक है, मामले लंबित रहने के कारण क्या है? अब ये कारण जाहिर सी बात है कि ये जो अनुपात होगा कोर्ट में जज के, वो अनुपात कम होगा इस वजह से, क्योंकि केस की जो लंबित जो केसेस हैं उनका ज्यादा से ज्यादा संख्या है। तो वो जो अनुपात होना चाहिए जज का, वो अनुपात जो है जस्टिफाइड नहीं है देश में। ठीक है, इस वजह से जो है केस लंबित रह जाते हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है लंबित केसों के। ठीक है, तो जनवरी 2024 तक भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से न्यायाधीशों की स्वीकृत पद 1114 थे, परंतु वर्तमान में केवल 783 पद ही भरे हुए हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि स्वीकृत पद जो है 1114 है, लेकिन भरे कितने गए हैं? लगभग 783 ही। इस प्रकार लगभग 50% से थोड़ा सा ज्यादा। एक तो ऑलरेडी हमारे यहाँ केस इतना पेंडिंग है, पेंडेंसी ऑफ केसेस है, उसके बावजूद भी है जो जजों की संख्या भी कम है, जितना हमारा मंजूर है वो उससे भी कम नियुक्ति हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार वर्ष 2023 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 5,000 से अधिक रिक्तियां थीं। आप ये समझ सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है जो उसमें जो है 1114 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 783 पद ही भरे गए हैं। 24 तक का आंकड़ा है, 2024 तक का।
ये आंकड़ा है। और 2023 तक का आंकड़ा एक है कि जो जिला न्यायालय है उसमें 5,000 से अधिक जो सीट है न्यायाधीशों की वो खाली है। तो ये कारण सबसे बड़ा जो कारक है कि जो जितनी केसेस है उसके अनुपात में न्यायाधीशों का नियुक्ति नहीं हो पा रहा, ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि तदर्थ न्यायाधीश यानी एडॉक जज क्या होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं जिन्हें लंबित मामलों को निपटाने में मदद करने के लिए अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त किया जाता है। मतलब वैसे जज होते हैं जो पहले से रिटायर हो गए हैं लेकिन लंबित मामलों को देखते हुए सरकार उनको नियुक्त कर सकती है। ठीक है, उनके पास मौजूदा न्यायाधीशों के समान ही शक्तियां होती है लेकिन वे सीमित समय के लिए ही सेवा करते हैं। ठीक है, उनका जो सेवा काल होता है सीमित होता है लेकिन शक्तियां सेम, जज को जो शक्ति दी जाती है संविधान के द्वारा वही शक्ति एडॉक जज को भी दी जाती है, जो नियमित जजों की जो शक्ति है। ठीक है, उसी प्रकार से इनकी भी शक्ति है। संविधान का अनुच्छेद 224A जिसको 1963 में संविधान में शामिल किया गया, ये तदर्थ आधार पर सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देता है, मतलब एडॉक के आधार पर। ठीक है, ये संविधान में हमारा जो प्रावधान है 224A के अनुसार तदर्थ न्यायाधीश केवल आपराधिक अपीलों की सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, आपराधिक अपीलों की, ये सिविल मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, ये आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। इनका जो सिविल मामले नहीं सुन सकते हैं, केवल क्रिमिनल केसेस पे ही ये सुनवाई कर सकते हैं। इनकी जो शक्ति है क्रिमिनल केसेस सुनने की ही शक्ति है। ठीक है, या उस पर जजमेंट देने की शक्ति है। उच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता के 10% से अधिक नहीं हो सकते। प्रत्येक उच्च न्यायालय 2 से 5 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, यानी जितना संख्या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की है उसमें उसका जो है 10% ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, और प्रत्येक उच्च न्यायालय 2 से 5 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। उनकी सीमा 10% निर्धारित की गई है और 2 से 5 के बीच ही वो नियुक्त कर सकता है अपने उच्च न्यायालयों में। ठीक है, अवधि जो होती है इनकी 2 से 3 वर्ष की ही होती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते, लेकिन कोई पेंशन नहीं इनको दिया जाता है। रिटायर होने के बाद जब ये 2 या 3 वर्ष जब ये अपनी सेवा दे देंगे उसके बाद अगर रिटायर होंगे तो इनको कोई पेंशन नहीं दिया जाता। पेंशन जो पहले से न्यायाधीश के रूप में अगर रिटायर हुए हैं तो वो जो पेंशन मिलता रहेगा वो मिलता रहेगा। ठीक है, नियमित न्यायाधीशों के समान आवास और आवास भत्ता मिलता है। जो नियमित न्यायाधीशों का सुविधाएं हैं, आवास और आवास के अलावा अन्य जो भत्ते होते हैं वो इनको मिलते रहते हैं। ठीक है, या मिलते हैं। अब देखिए जो नियुक्ति प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया क्या है इनका, यह मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी MOP 1998 में उल्लिखित है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसमें यह जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के बाद बनाया गया था। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा नियुक्ति होती है जैसा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की। तो इस जो एडॉक जजेज हैं उनकी नियुक्ति के लिए क्या है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है जो कि 1998 में बनाया गया था। MOP में कहा गया है कि सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जज द्वारा नियुक्ति पर सहमति देने के बाद मुख्य न्यायाधीश को उनका नाम और नियुक्ति की अवधि का विवरण राज्य के मुख्यमंत्री को भेजना होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्री को भेजेंगे, जो सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह को भारत के प्रधानमंत्री को भेजने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। यह महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि उन्हें मंजूरी देनी है कि नहीं। मतलब कुल मिलाजुला कि ये जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही जो है इनकी नियुक्ति करेगी तदर्थ न्यायाधीशों की। ठीक है, अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें संबंधित क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 222A तदर्थ आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देता है। ठीक है, 222A कह रहा है, जबकि क्या है 224A है, इसलिए जो है यह कथन गलत हो जाएगा। 224A है।
इसलिए यह कथन गलत है। दूसरा कथन है कि तदर्थ न्यायाधीश केवल आपराधिक अपीलों की सुनवाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया जब टॉपिक पढ़ा रहा था, तो इसमें है कि केवल आपराधिक मामलों की ही सुनवाई करने की उनकी शक्ति होती है। क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर सकते हैं, क्रिमिनल केसेस पे वो अपना जजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए यह कथन सही है। इसलिए उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, इसका मतलब केवल दो, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि समुद्री हीट वेव है, मरीन हीट वेव्स। ठीक है, अब मरीन हीट वेव्स हम देखते हैं कि क्यों समाचार में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर समुद्री हीट वेव यानी मरीन हीट वेव के कारण जनवरी 2025 में 30,000 से अधिक मछलियों की मौत हो गई। मतलब इतना ज्यादा हीट वेव था कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे 30,000 से अधिक मछलियों की मौत हो गई। तो सितंबर 2024 में शुरू हुई हीट वेव अभी भी जारी है और समय के साथ तेज होती जा रही है। अब ये सोच सकते हैं कि अब जो हीट वेव सितंबर 2024 में शुरू हुई थी वो जनवरी में 2025 तक जारी है और आगे भी जारी रहने की संभावना है, चूंकि ये बहुत तेज होती जा रही है। ठीक है, ये न्यूज है। अब हम समझते हैं कि मरीन हीट वेव होता क्या है। ठीक है, मरीन हीट वेव चरम मौसम की घटनाएं हैं जहां समुद्र की सतह का तापमान कम से कम लगातार 5 दिनों तक औसत से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ जाता है। 4 से 5 दिन तक लगातार बढ़ता रहा है, जो औसत तापमान है उससे इसकी तापमान 4 से 5 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये घटनाएं कई हफ्तों, महीनों या सालों तक जारी रह सकती है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा। अब जाहिर सी बात है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारे जीव रहते हैं। अगर समुद्री हीट वेव चलेगा तो उसका तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वहां रहने वाला जो जीव जंतु है उनके लिए वो कंडीशन डाइवर्स हो जाएगा। तो डाइवर्स होगा तो जाहिर सी बात है कि जैसे मछलियां मर गई 30,000 से अधिक, अन्य जीव जंतु भी इस तरीके से मर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली पारिस्थितिकी तंत्र को उससे नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन एक संस्थान है। उसके अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री हीटवेव अधिक, लगातार, तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली हो गई है। ये जो संस्थान है वो भी यही बात कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन इसका कारण है, जिसके कारण जो है समुद्री हीटवेव जो है ये अधिक समय तक जारी रह रही है। जब ये हो रहा है तो इसके लिए जो जिम्मेदार कारण है हमारा जलवायु परिवर्तन है, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडल प्रशासन भी यही कह रहा है, एक संस्था है। ठीक है, उसी प्रकार अब देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है समुद्री हीटवेव के। समुद्री हीटवेव तीव्र होने का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है, जैसा कि संस्था भी वो कह रहा है। क्योंकि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ गया। पूर्व औद्योगिक स्तर मतलब 1700 वर्ष 1700 के बाद जो है औद्योगिकीकरण ब्रिटेन ने प्रारंभ किया था। एक प्रकार से इसको माना जाता है ब्रिटेन ने औद्योगिकीकरण शुरू किया था, तो माना जाता है ऐसा, या मतलब काल निर्धारण ऐसे आप कर सकते हैं कि 1700 के बाद जो है ब्रिटेन ने औद्योगिकीकरण प्रारंभ किया। तो उसके पहले जो हमारा जो तापमान था धरती का, जो आज जो तापमान है उसमें 1.3 डिग्री का अंतर है। यानी उस समय हमारा जो तापमान था आज के तापमान से 1.3 डिग्री कम था। ठीक है, इसलिए महासागरों ने 90% अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित कर लिया है। अवशोषित करने से क्या हुआ कि महासागरों में वो गर्मी गई तो वो क्या हुआ, वहां से हीटवेव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, परिणाम स्वरूप कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार 1850 से वैश्विक औसत समुद्री सतह का तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस और पिछले 4 दशकों में 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। ठीक है, ये अवशोषित कर रहा है, जो बढ़े हुए तापमान को अवशोषित कर रहा है। अवशोषित करने से समुद्री सतह का तापमान बढ़ रहा है, समुद्री सतह का तापमान बढ़ेगा तो हीट वेव का कारक है। 2018 के एक अध्ययन ने भविष्यवाणी की थी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो समुद्री हीटवेव की संख्या 16 गुना बढ़ जाएगी, और यह 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो 23 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, एक अध्ययन हुआ था 2018 में, ऐसे आप समझ सकते हैं कि 2018 में एक अध्ययन हुआ। उसने कहा कि अगर ग्लोबल सॉरी
ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 तक बढ़ता है तो समुद्री हीट वेव में 16 गुना बढ़ जाएगी। ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री तक पहुंचती है, समुद्री हीटवेव की संख्या 16 गुना बढ़ जाएगी। अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो 23 गुना बढ़ जाएगी। तो ये कितना खतरनाक है। अगर हमारा औसत तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा, जैसा कि बताया कि 1.3 डिग्री बढ़ गया है हमारा तापमान, तो जाहिर सी बात है कि इसकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि तापमान अगर बढ़ता जाएगा तो उसकी संख्या में फिर बढ़ोतरी होगी। ठीक है। समुद्री हीटवेव का प्रभाव देखते हैं। समुद्री हीटवेव का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है कि भाई जब समुद्र तल का या समुद्र जो तल है उसका तापमान बढ़ेगा तो समुद्र के जल का भी तापमान बढ़ जाएगा। तापमान जब बढ़ेगा तो उसके पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है उस पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 2010 से 11 की समुद्री हीटवेव के कारण बड़े पैमाने पर मछलियां मर गई और केल्प वन, समुद्र के ठंडे पानी में पाए जाने वाले विशाल भूरे शैवाल से बने वन है, एक केल्प वन भी नष्ट हो गए। केल्प वन एक पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है समुद्र में, जो कि एक समुद्र के ठंडे पानी में पाए जाने वाले विशाल भूरे शैवालों का बना वन है। ठीक है। जिसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। जब उसका तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि केल्प वन भी नष्ट होगा, मछलियां भी बड़े पैमाने पर नष्ट होंगी। तो जो इन्वायरमेंट में उसके जो पार्ट है वो इन्वायरमेंटल जो है समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। यह हीट वेव प्रवाल विरंजन में भी योगदान देता है। प्रवाल विरंजन में भी योगदान देता है, जो प्रवाल को कमजोर करती है और उनकी प्रजनन क्षमता को कम करती है और उन्हें बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। अब हीट वेव के कारण जो है जो समुद्र में जो प्रवाल होते हैं उनको भी नष्ट करता है, उनकी प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसी के कारण जो है 2024 में ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, विश्व का सबसे बड़ा व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है। आप जानते होंगे सभी, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़े भी होंगे एनसीईआरटी में। तो इसी के कारण जो है ग्रेट बैरियर रीफ ने समुद्री हीट वेव के लंबे समय तक संपर्क के कारण भयावह प्रवाल भित्ति विरंजन का अनुभव किया। जो वहां पे प्रवाल भित्ति थी, हीट वेव के कारण ही काफी जो है प्रवाल भित्ति नष्ट हुई है। कहां पे? ग्रेट बैरियर रीफ में। इसका ये प्रभाव है, एडवर्स इफेक्ट है। अब इसके जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला कथन है, समुद्री हीट वेव प्रवाल विरंजन में योगदान देती है, जो प्रवाल को कमजोर करती है। जाहिर सी बात है, प्रवाल कमजोर होगी तो वो ज्यादा जो है बीमारियों के प्रति संवेदनशील होगी। वैसे ही जैसे शरीर कमजोर अगर हमारा हो जाता है तो ज्यादा बीमारियों के संपर्क में आने का चांसेस रहता है। तो ठीक यही साइंस, यही मैथमेटिक्स हर जगह काम कर रहा होता है कि अगर कोई चीज कमजोर है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा चीजें जो अटैक करेंगी। तो यही जो है वहाँ जो प्रवाल भित्ति भी उस पे जो है प्रवाल भित्ति पे भी उसको नुकसान पहुंचता है हीट वेव का। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री हीट वेव अधिक लगातार तीव्र लंबे समय तक चलने वाली हो गई है। अब यह है, इसमें बताया भी गया टॉपिक में कि जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है और जो औद्योगिकीकरण के समय जो हमारा तापमान था धरती का और आज के तापमान में 1.3 डिग्री का अंतर आ गया है, जिस वजह से समुद्री सतह का जो है तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण हीटवेव उत्पन्न हो रहा है समुद्री। तो वो जो है हीटवेव का जो समय है, उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो ये कथन जो है सत्य है, दोनों कथन सत्य है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। मेरे ख्याल से टॉपिक भी समझ गए होंगे और क्वेश्चंस आप लोग देख ही लिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि एक पशुओं को होने वाला रोग है और लेकिन इससे जो है मनुष्य भी इफेक्ट में आ सकते हैं, इसीलिए ये न्यूज में आ गया है। जैसा कि हाल ही में केरल में मलपुरम के कोटाकल की 8 वर्षीय लड़की की लगभग 2 महीने तक ब्रूसेलोसिस से जूझने के बाद मृत्यु हो गई। अभी तक तो पशु ही ज्यादा इसके शिकार होते हैं, लेकिन पशुओं के संपर्क में अगर मनुष्य भी आएगा तो ये हो सकता है उसको, और उससे देखिए अल्टीमेटली 2 महीने तक झेलने के बाद एक लड़की की मृत्यु भी हो गई। अब जानते हैं हम लोग ब्रूसेलोसिस के बारे में। ब्रूसेलोसिस एक जीवाणु संक्रमण है जो विभिन्न ब्रूसेला प्रजातियों के
कारण होता है। मतलब ये बायोटिक है, ठीक है, यह जीवाणु संक्रमण है। यह मुख्य रूप से मवेशियों, सुअरों, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों सहित पशुओं को प्रभावित करता है। मतलब पशुधन को प्रभावित करता है, एक तरीके से जितने भी पशुधन है उसको प्रभावित करता है। मनुष्य संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क, दूषित पशु उत्पादों का सेवन करने या हवा में मौजूद बैक्टीरिया को सांस लेने से संक्रमित हो जाते हैं। यह भी एक कारण है। मनुष्य अगर उस तरह के दूषित पशु उत्पादों का सेवन करता है या हवा में मौजूद वहां आसपास बैक्टीरिया होगी, क्योंकि बैक्टीरिया जनित ये बीमारी है, तो उसको संक्रमण हो सकता है। सबसे आम संक्रमण संक्रमित जानवर के अनपेस्टराइज्ड दूध या पनीर के माध्यम से होता है। अनपेस्टराइज्ड दूध यानी दूध को जो है गर्म नहीं किया गया या उसको उबाला नहीं गया, तो उसको जो है अनपेस्टराइज्ड हो जाता है वो, यानी कच्चा दूध एक तरीके से। तो बहुत सारे जो है गांव में या विलेज एरियाज में या कंट्री साइड एरिया में कभी कभार क्या होता है कि लोग दूध को कच्चा ही पी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हार्म कर सकता है, क्योंकि वो उसके जो है जितने भी उसमें दूध में बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया नष्ट नहीं किए होते हैं, गर्म करने पे वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मानव से मानव संक्रमण अत्यंत दुर्लभ है। मतलब पशु से मानव में संक्रमण हो सकता है, लेकिन अगर किसी मानव को हो गया तो दूसरे मानव को ये इफेक्ट करेगा। ये बहुत ही दुर्लभतम मामलों में होता है, यानी दुर्लभ है एक तरीके से। ठीक है, ब्रुसेलोसिस के लक्षण, इसके लक्षण क्या है? समान लक्षणों में शामिल है बुखार, कमजोरी, वजन कम होना, समान असुविधा या अस्वस्थता का लक्षण हल्के हो सकते हैं और अक्सर उनका निदान नहीं हो पाता है। लक्षण तो नॉर्मल ही है, लेकिन इसका निदान होना थोड़ा सा मुश्किल है। अब लगातार किसी को बुखार रहेगा, बुखार छूटेगा ही नहीं तो मृत्यु हो ही जाएगी। उस्मायन अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 सप्ताह से 2 महीने तक होती है, लेकिन आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलती है। ठीक है, जानवरों के साथ काम करने वाले लोगों को ज्यादा जोखिम होता है, जिनमें शामिल है किसान, कसाई, शिकारी, पशु चिकित्सक और प्रयोगशाला कर्मचारी। जो जानवरों से डायरेक्ट संपर्क में है, मान लीजिए जानवर जो है इस रोग से ग्रसित है, तो आम आदमी को होने की संभावना, अगर वहां पे वो काम कर रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है कि किसान जो जानवरों को पालते हैं, कसाई जो जानवरों को काटते हैं, शिकारी जो शिकार करते हैं पशुओं का, तो उनको ये बीमारी होने की संभावना हो सकती है। संक्रमित रक्त, प्लेसेंटा, भ्रूण और गर्भाशय स्राव के संपर्क में आने से भी संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। यह भी एक कारण है। ये कुल मिला जाएगा कुल कारण है जिन कारणों से ये हो सकता है, लक्षण है इसमें बताया गया। रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं इसके? पशुधन का टीकाकरण, चूंकि जो है ये पशुओं पे ही इफेक्ट करता है। जितने भी पशु हैं जैसे गाय, बकरी, तो वो एक प्रकार से हमारे पशुधन हो गए, तो उन पशुधनों को टीकाकरण से उनका संक्रमण का जो खतरा है वो कम हो सकता है। ठीक है, और पेस्टराइज दूध प्रत्यक्ष उपभोग और डेयरी उत्पाद निर्माण के लिए आवश्यक, मतलब दूध का जो पेस्टराइज प्रक्रिया है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत खतरे हैं। ठीक है, सार्वजनिक जागरूकता भी होना चाहिए कि बहुत सारे जो लोग हैं अनपेस्टराइज डेयरी उत्पादों का सेवन कर लेते हैं। तो अनपेस्टराइज डेयरी उत्पादों का सेवन नहीं करना है, पेस्टराइज डेयरी उत्पादों का सेवन करना है। ठीक है, और डेयरी बिक्री पर विनियमन, बिक्री से पहले दूध और डेयरी उत्पादों को पेस्टराइज करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, कि नीति ऐसी होनी चाहिए कि भाई बिक्री करने से पहले पेस्टराइज होना चाहिए दूध का, जो उसकी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया की जो है इतने डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाएगा, उसके बाद उसको फिर एक निश्चित तापमान पर ठंडा किया जाएगा। जो उसका एक साइंटिफिक तरीका है वो दूध को बेचने से पहले वो किया जाना चाहिए, ताकि डायरेक्ट लोग सेवन न करें। सेवन करेंगे तो ये संभावना हो सकती है कि बीमारी हो जाए। बीमारी होने के बाद जो है जल्दी ठीक होने की संभावना नहीं है, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि वो व्यक्ति मर भी जाए। इसलिए इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ही जरूरी है। इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रुसेलोसिस एक जीवाणु संक्रमण है जो विभिन्न ब्रुसेला प्रजातियों के कारण होता है। ठीक है, ये बीमारी जो है जीवाणु जनित है और ब्रुसेला प्रजाति इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए ये कथन सत्य है। ठीक है, दूसरा है यह मुख्य रूप से मवेशियों, सुअरों, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों सहित पशुधन को प्रभावित करता है। भाई ये पशु हैं मुख्य रूप से, मैंने बताया अभी, इसलिए ये कथन सत्य है। इसलिए दोनों कथन सही होगा, उत्तर सी। ठीक, अगला टॉपिक हमारा जो है पनामा नहर है। अब पनामा नहर क्यों न्यूज में है देख लेते हैं। पनामा नहर को न्यूज में क्यों है?
अमेरिका ने दावा किया है कि उसके सरकारी जहाज अब पनामा नहर से मुफ्त में गुजर सकेंगे। भाई पनामा नहर जो है पनामा देश में आता है, ठीक है, तो इस पे जो टैक्स लगाता है, पनामा देश को टैक्स जाता है, तो वहां से जहाज जो जाता है उस पर टैक्स आरोपित करने से पनामा को बहुत सारी आय होती है। तो अमेरिका ने एक स्टेटमेंट अभी हाल ही में दिया कि पनामा नहर से जो उसकी जहाज गुजरेगी तो वो टैक्स नहीं देगा। हालांकि हालांकि पनामा के राष्ट्रपति ने अमेरिकी विभाग के या अमेरिका के इस घोषणा का खंडन किया, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए पनामा नहर चर्चा में आ गया, ठीक है। और जैसा कि अभी जान रहे हैं कि पनामा नहर में चीन का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, तो एक अलग वो भी एक एस्पेक्ट्स है चीन और अमेरिका को लेके, ठीक है, तो वो एक एस्पेक्ट्स है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन पनामा नहर चर्चा में क्यों है, कुल मिला जुला के यही कारण है। अब देखते हैं पनामा नहर के बारे में कुछ तथ्य। पनामा नहर के बारे में, पनामा नहर अटलांटिक महासागर कैरेबियन सागर के माध्यम से, ठीक है, प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक रणनीतिक कृत्रिम जल मार्ग है, ठीक है। पनामा नहर जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया है, ये दो महासागरों को जोड़ता है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, जिससे कि दोनों महासागरों के माध्यम से जो है व्यापार होना जो है सुलभ हो पाया है। यह मध्य अमेरिका में पनामा के भीतर स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, ठीक है। यह जहाजों के लिए यात्रा के समय को काफी कम कर देता है, जिससे केप हॉर्न मतलब कि पहले जो है दक्षिण अमेरिका से जो है ऐसे घूम के जाती थी जहाज, अगर अमेरिका से जा रही है तो ऐसे घूम के जाती थी। अब यहाँ पे जो है इसको पनामा में ऐसे बना दिया गया नहर, तो ये जो है आपको इधर जो है अटलांटिक हो गया, अटलांटिक महासागर, और इधर हो गया आपका प्रशांत महासागर। इससे क्या हुआ कि जो घूम के जाने वाली में जो समय लगता था वो कम हो गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि स्वेज नहर है हमारे एशिया में, तो लाल सागर में जो है वो जो है वो इस तरह से नहर बनाया गया है कि जो घूम के जाते थे लोग वो उसमें जान लगने वाले समय को कम कर दिया। उसी प्रकार से जो है ये पनामा नहर भी है, ठीक है। 1999 तक नहर पर अमेरिका का नियंत्रण था, जब इसे टोरी जोस कॉटर संधियों 1977 के तहत पनामा को हस्तांतरित कर दिया गया। 1977 में एक संधि हुई थी जिसको कहा जाता है टोरी जोस कार्टर संधि, उसके माध्यम से 1999 में ये पनामा को प्रदान किया गया था, मतलब कि पनामा के अधिकार क्षेत्र में आ गया। पनामा अब उस पे जो उसके माध्यम से जो शिप गुजरेंगे उस पे टैक्स पनामा लगेगा और पनामा उससे आय करता है, ठीक है। भू राजनीतिक महत्व क्या है, भू राजनीतिक महत्व देख सकते हैं। वैश्विक व्यापार में मुख्य अवरोध विश्व समुद्री व्यापार का लगभग 5% संभालता है। अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि विश्व व्यापार के 5% वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। प्रशांत और अटलांटिक के बीच यात्रा के समय को कम करता है, विशेष रूप से अमेरिका, चीन और यूरोप के लिए, ठीक है। अभी जो दोनों माध्यम से जो है अमेरिका को लाभ तो होता ही है, चीन को भी लाभ होता है और यूरोप के देशों को भी इससे लाभ होता है, उनका समय कम होता है, समय बचता है। अमेरिकी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण कारक लैटिन अमेरिका में प्रभाव बनाए रखना, ये भी एक कारण है अमेरिकी विदेश नीति में, इसलिए भाई कि वो एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग है, तो अमेरिकी विदेश नीति जो है उसमें उसको स्थान रखा जाता है कि महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग पे हमेशा जो है ध्यान रहे, ताकि उसको जो है चीन के प्रभाव से बचाया जा सके। जैसा कि ये है कि दक्षिणी अमेरिका में या पनामा के आसपास चीन की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये अमेरिका के विदेश नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और निकारागुआ नहर प्रस्ताव के साथ प्रतिस्पर्धा, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप लोग जानते होंगे, जिसके माध्यम से जो है चाइना जो है पूरे विश्व में समुद्री और स्थल मार्ग से जुड़ना चाहता है, तो ये उसके लिए एक कंपटीशन वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए इसका भू राजनीतिक महत्व है। भारत के लिए रणनीतिक मुद्दे, लैटिन अमेरिका और अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ भारत व्यापार के लिए मुख्य मार्ग है ये, ठीक है। जितने भी लैटिन अमेरिकी कंट्री हैं साउथ अमेरिका के आसपास, तो भारत से व्यापार करने के लिए यही जो है महत्वपूर्ण मार्ग है। बढ़ी टोल फीस और देरी भारत के निर्यात आयात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है। अगर पनामा जो है टोल बढ़ा देता है तो भारत को प्रभावित करेगा, भाई जाहिर सी बात है कि अगर टोल बढ़ाएगा पनामा तो भारत को है ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देगा तो जो चीज़ें महंगी होगी,
तो भारत के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है। आर्कटिक उत्तरी समुद्री मार्ग जैसे वैकल्पिक व्यापार मार्ग महत्व प्राप्त कर रहे हैं। अब आर्कटिक चूंकि एकदम उत्तर में है, बहुत सारे जो यूरोप के कंट्री हैं वो उत्तरी अमेरिका के लिए वो मार्ग अपना रहे हैं। अब ऐसे घूम के ना जाने के बजाय आर्कटिक जो है मार्ग है, उस उत्तरी आर्कटिक समुद्री मार्ग को वो अपना रहे हैं ताकि हम उसके माध्यम से जाएं, और एक वैकल्पिक मार्ग का वो एक रूप ले रहा है। पनामा में चीन का प्रभाव भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति के लिए रणनीतिक चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। जैसा कि बताया गया कि पनामा में चीन की उपस्थिति बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है एक रणनीतिक जो है चुनौती भी है। इस रणनीतिक चुनौती से निपटने के लिए भारत को प्रयास करना चाहिए। भारत अपने 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 कूटनीतिक स्तर पर इस पर प्रयास करता भी है। ठीक है, हर देश करते हैं कूटनीतिक स्तर पर अपने अपने जो प्रतियोगी जो देश हैं उनसे निपटने के लिए हर देश प्रयास करते हैं, तो भारत भी प्रयास करता है अन्य देशों की तरह। इसमें कुछ जायज़ और नाजायज़ देश जायज़ की बात नहीं है, ये हमेशा नेशन इंटरेस्ट की बात होती है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा जो है राष्ट्र हित की बात सोची जाती है। नेशन इंटरेस्ट से परे कुछ भी नहीं होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। हर व्यक्ति अपने हर राष्ट्र जो है नेशन इंटरेस्ट की ही बात करता है। तो इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक रणनीतिक कृत्रिम जल मार्ग है। यह कथन सत्य है। यह उत्तरी अमेरिका में पनामा के भीतर स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में नहीं स्थित है, यह मध्य अमेरिका में स्थित है, इसलिए यह कथन गलत है। ठीक है, इसलिए इसका एक ही कथन सही है। कथन केवल एक सही है, सॉरी। इसका आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है, आंसर ए होगा। इसी के साथ जो है आज का हमारा क्लास जो है समाप्त होता है। और हमने कोशिश किया कि जो टॉपिक था उसको हम अच्छे से समझाएं, उससे रिलेटेड जो प्रीलिमिनरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस था वो बताएं आपको। आशा है हम अपने प्रयास में सफल हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास में भी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।